नमस्कार, मैं निधि श्रीवास्तव और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। और आज हम की जो क्लास है वो मेरी क्लास नंबर 2 है और हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5 है, मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ है। और ये चैप्टर नंबर 5 है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए। और साथ में जो मेरी क्लास है वो इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, ICTSN, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से संबंधित और भी जो भी ट्रेडें हैं इलेक्ट्रॉनिक संबंधित, सब में ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। सभी बच्चों को, सभी ट्रेड के बच्चों को ये सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं। आज मेरी क्लास 2 है। यदि क्लास 1 आपने ना देखा हो तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको आज ही क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो उससे ही रिलेटेड, क्योंकि आज की मेरी क्लास है और हम बहुत ज़्यादा अरेंज्ड वे में चलेंगे, सभी टॉपिक को पढ़ेंगे, हर एक क्लास में कवर करते हुए चलेंगे। तो हर एक क्लास जो होगी वो पिछले वीडियो से इंटरलिंक होगी, तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको आज की क्लास भी बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम परमाणु संरचना हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, उस पर आधारित प्रश्न होंगे, कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें परमाणु संरचना कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन एटम का। और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 8 होते हैं, प्रोटॉन 8 होते हैं और न्यूट्रॉन 8 होते हैं, ये मैंने लिख लिया है। अब ऑक्सीजन का जो एटम होता है उसकी संरचना आप कैसे बनाएंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जो किसी भी एटम में वो कैसा होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सौर मंडल की तरह होता है। बीच में नाभिक होता है और उसकी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ऑक्सीजन के एटम की संरचना कैसी होगी, इसमें भी बीच में एक नाभिक होगा और नाभिक में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसमें प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन के एटम में कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पे 8 प्रोटॉन हो गया और 8 न्यूट्रॉन हो गए। ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया। अब इसकी चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो चक्कर लगाएंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हमें करना है, ये किस नियम द्वारा, किस सूत्र द्वारा हम ज्ञात करते हैं, 2n² इस सूत्र द्वारा हम ज्ञात करते हैं, जहां n क्या होता है, जो कक्षा होती है उसकी संख्या होती है। और इन कक्षाओं को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन कक्षाओं को k, l, m, n इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने बताया था आपको कि नाभिक के जो सबसे समीप, सबसे जो नियरेस्ट जो ऑर्बिट होगा उसको k से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद l, m, n इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे। तो पहले n के लिए, यानी k कक्षा के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 1 और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि ऑक्सीजन का जो फर्स्ट वाला शेल होगा, ये इसका नाभिक रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पहला शेल है, इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब बात करेंगे बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल, अब बचे 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो सेकंड वाला शेल होगा, यानी k के बाद क्या आएगा, l आएगा, तो l में कितने होंगे, l के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी और इसमें 2 और यहाँ पे n की जगह 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं सेकंड वाले l वाले शेल में। लेकिन बचे कितने, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी k शेल में आ गए ऑक्सीजन में, अब बच गए सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो होंगे कि l शेल में हो जाएंगे अरेंज्ड। तो इस तरह से हमने जो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ये हमने बना लिया। इसके नाभिक में 8 प्रोटॉन होंगे, 8 न्यूट्रॉन होंगे। जो पहला k शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और l शेल में कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इस तरह से 2 और 6 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा और इस तरह ये इसकी परमाणु संरचना हो गई। अब हम बात करेंगे सोडियम के बारे में। तो सोडियम जो एटम है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, तो इसमें भी एक न्यूक्लियस होगा, नाभिक होगा और नाभिक में क्या क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। तो सोडियम एटम में प्रोटॉन 11 होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो 12 होते हैं। तो इस तरह से नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होंगे। अब इनकी चारों तरफ क्या होगी, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो चक्कर लगाएंगे। तो इसमें टोटल कितने, 11 इलेक्ट्रॉन है। अब इन 11 इलेक्ट्रॉन का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी हम सेम नियम लगाएंगे। तो अब पता है कि k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ पाते हैं, 2 आ पाते हैं, l में कितने आते हैं, 8 आते हैं, तो ये हो गया 10। अब हमें एक और शेल इसमें बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें टोटल कितने हैं,
11 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन में 2 शेल फिल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे एक नया शेल का निर्माण हो जाएगा, एक नई कक्षा का निर्माण हो जाएगा। ये सब मैंने उस नियम में आपको समझाया था कि 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद से नई कक्षा का निर्माण हो सकता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद से नई कक्षा का निर्माण हो जाएगा। KL M शेल का निर्माण होगा और M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, लेकिन M शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? M शेल के लिए n की वैल्यू 3 रखेंगे और इस तरह से 2 3 का स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इससे सबसे बाहरी जो इसकी शेल होगी, कक्षा होगी, उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यानी K शेल कौन सा होता है? जो नाभिक के सबसे पास वाला शेल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उसके बाद L शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। के बाद से एक और शेल का निर्माण हो जाएगा जो कि M शेल होगी और उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2 8 और 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया और इसकी जो परमाणु संरचना होगी वो इस तरह से होगी। तो ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया परमाणु संरचना का नियम जो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बता देते हैं कि परमाणु भार और परमाणु संख्या किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो किसी भी परमाणु में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है या फिर जो प्रोटॉन्स की संख्या होती है वही उस परमाणु की परमाणु संख्या होती है। अब हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 8 प्रोटॉन्स होते हैं। तो परमाणु संख्या क्या होती है? किसी भी एटम में जब भी वो न्यूट्रल स्टेट में होता है तो यानी कि उसमें ऑक्सीजन की तरह इसमें कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज अगर नहीं है, यानी किसी भी आवेश रहित है, इसमें कोई भी आवेश नहीं है, बिल्कुल सामान्य अवस्था में यदि कोई परमाणु है, तो किसी भी आवेश रहित परमाणु पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की संख्या होती है वो उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 है, प्रोटॉन की संख्या 8 है, तो इसकी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 8 हो जाएगा ऑक्सीजन का, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 8 है और प्रोटॉन भी 8 है। और ये दोनों समान अवस्था में, मैंने आपको पहले बताया था कि सामान्य अवस्था में किसी भी परमाणु में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं दोनों ही बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, और वही इसकी परमाणु संख्या कहलाती है। यानी कि हम लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यही बराबर किसके होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या उसमें विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है या फिर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, यही उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। अब आप देखिए सोडियम का क्या होता है, तो सोडियम का भी मैंने आपको क्या बताया, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन कितने होते हैं? 11 होते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि परमाणु भार किसे कहते हैं। तो अब एटॉमिक भार किसे कहते हैं ये हम समझ लेते हैं। किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? उसका परमाणु भार कहता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु का परमाणु भार क्या होता है? उसके नाभिक का भार ही उसका परमाणु भार होता है। और नाभिक में क्या क्या होते हैं? नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। मैंने आपको बताया नाभिक जो होता है ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इसकी चारों तरफ कक्षाओं में घूमते रहते हैं और नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जब आप जोड़ देंगे तो आपको एटॉमिक भार मिल जाएगा किसी भी एटम का। और किसी भी न्यूट्रल एटम में या समान अवस्था में किसी भी एटम में क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। जिस तरह से हम लिख सकते हैं जो एटॉमिक वेट होता है वो क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के
संख्या का जो जोड़ होता है उसके बराबर होता है। यानी आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोनों को ही जब ऐड कर देंगे तो आपको एटॉमिक वेट मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम फिर ऑक्सीजन के एटम से लेके समझते हैं। तो ऑक्सीजन के एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी? 8 थी। प्रोटॉन की संख्या 8 थी और इसकी जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो 8 है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? मैंने आपको पहले बताया एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर 8 हो गया। और एटॉमिक वेट कितना होगा? तो एटॉमिक वेट अगर हम इसकी कैलकुलेट करेंगे तो 8 + 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? एटॉमिक वेट हो जाएगी, यानी 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो जाएगा और एटॉमिक वेट 16 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के केस में मैंने आपको क्या बताया है? इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, प्रोटॉन की संख्या 11 है और न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा सोडियम का एटॉमिक नंबर। एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा? हम ऐड कर देंगे प्रोटॉन की संख्या को और न्यूट्रॉन की संख्या को, यानी 11 + 12 बराबर कितना हो जाएगा? 23। तो 23 हो जाएगा सोडियम का एटॉमिक वेट। तो इस तरह से यदि आपको किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या पता है तो आप उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट जो है, परमाणु भार और परमाणु संख्या दोनों को पता कर सकते हैं। यदि आपको डिफिनेशन ध्यान में है कि परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर प्रोटॉनों की संख्या जो होती है किसी भी परमाणु में, वो ही इसकी परमाणु संख्या कहलाती है। और परमाणु भार क्या होता है? किसी भी परमाणु में जो उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है और न्यूट्रॉन की संख्या होती है, यदि आप दोनों को जोड़ देंगे तो आपको उस एटम का परमाणु भार मिल जाएगा। तो ये सब है आज की क्लास के बारे में। मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करा दिया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, ताकि आपको जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, परमाणु संरचना है, वो अच्छे से समझ में आ जाए। साथ में ही परमाणु संख्या, परमाणु भार के बारे में बता दिया है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस फ्री ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ उठा सके और अपनी सीखने की प्रोसेस को कंटिन्यू रख सके। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।